हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनती रहें। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा के रिफ्यूज़ल रीजंस क्या होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करने वाले हैं, सितंबर इनटेक गुजरा है, जनवरी इनटेक आने वाला है, तो वो यही चीज़ से बचना चाहते हैं कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो। तो उसी के मुतालिक हम इस वीडियो के अंदर रिफ्यूज़ल रीजंस जो पुराने केसेस का रिफ्यूज़ हो चुका है उससे एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और उन रिफ्यूज़ल लेटर्स को भी हम देखेंगे और उसकी केस स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूके एम्बेसी जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 पॉइंट उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किए हुए हैं। जिसमें नंबर 1 हमारे पास जो आता है वो आता है कैश स्टेटमेंट। कैश जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब जो उन्होंने कैश पे लिखा है आप भी सारे डॉक्यूमेंट्स वही जमा करा रहे हैं, सारी चीज़ें। तो कैश स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल एविडेंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी यही पॉइंट है, इसी की बेस पे मैक्सिमम वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये 3 पॉइंट तो यूके ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा 2 पॉइंट जो मेरे एक्सपीरियंस के मुतालिक हैं वो एक है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो एम्बेसी आपसे बाज़-औक़ात इंटरव्यू ले लेती है तो उसके अंदर वो फेल कर देती है, तो उसकी भी रिफ्यूज़ल लेटर्स देखेंगे और केस स्टडी करेंगे। और लास्ट पॉइंट है वो है मिसलेनियस मिस्टेक्स इन एप्लीकेशन। ये हर स्टूडेंट या कंसल्टेंट कर देता है, सिर्फ इस उसमें कि या तो वो कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा भेज देता है या कोई डॉक्यूमेंट कम भेज देता है, जिसकी वजह से एम्बेसी रिफ्यूज़ल कर देती है उस स्टूडेंट का। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कैश स्टेटमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको कैश सारी चीज़ें देखने के बाद ही देती है। सेकेंडली हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आइल्स टॉफल जो भी है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटी आपका सारी चीज़ें टेस्ट कर चुकी होती है। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो पॉइंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल एविडेंस और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और मिसलेनियस मिस्टेक्स इन एप्लीकेशन। इनका भी हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तो मेरे हिसाब से 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो फाइनेंशियल एविडेंस, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और मिसलेनियस मिस्टेक्स, ये इसकी बेस पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो अगर इन पॉइंट को हम रिमूव करके अपने पॉइंट इसमें रखें तो असल पॉइंट जो हमारे सामने होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जिसके अंदर हमारे पास पहले नंबर पर फाइनेंशियल एविडेंस होगा, हमारे पास पहले नंबर पर फाइनेंशियल एविडेंस होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास पॉइंट होगा वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा और तीसरे नंबर पर मिसलेनियस मिस्टेक्स। तो सबसे पहले हम जो केस स्टडी करते हैं वो फाइनेंशियल एविडेंस की करते हैं इस वीडियो के अंदर। रिफ्यूज़ल लेटर देखते हैं और देखते हैं क्या रीज़न बना उनके रिफ्यूज़ होने का। आइए सबसे पहला रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं फाइनेंशियल एविडेंस के हिसाब से। तो ये हमारे पास सबसे पहला रिफ्यूज़ल लेटर है जो एक स्टूडेंट का है। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन कुछ हाइड करी हुई है क्योंकि वो स्टूडेंट की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी रिफ्यूज़ल लेटर आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ताकि आप भी उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना एक्सपीरियंस गेन करें। ये बैंक ऑफ पंजाब एक पाकिस्तान का बैंक है, उससे एक स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, जिसके अंदर यूके एम्बेसी ने लिखा है एज अ फॉल्सिफाइड और नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड नाउ इन रिलेशन टू योर एप्लीकेशन इट इज़ रिफ्यूज्ड अंडर पैराग्राफ 9.7.1 ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। इसका मतलब ये कि जो इस स्टूडेंट ने बैंक स्टेटमेंट दी है बैंक ऑफ पंजाब की, वो पूरी फेक स्टेटमेंट दी है, या तो उसने घर में बैठ के एडिट करी है या कुछ करा है, जिसकी वजह से उसका वीज़ा एम्बेसी ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करी तो उसमें उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। और ये कभी भी मत करिएगा रिफ्यूज़ ड्यू टू फेक बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर इस स्टूडेंट को भी ये हुआ है कि रिफ्यूज़ल पीरियड ऑफ अप टू 10 ईयर्स, यानी कि इसमें 10 ईयर्स का बैन लगा दिया गया है। तो ये 10 ईयर्स का इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, ये 10 साल तक यूके का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये तो एक कॉमन सी मिस्टेक है, सबको ही पता होता है कि ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। चलते हैं हम अपने सेकंड रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये हमारा सेकंड रिफ्यूज़ल लेटर है और ये अभी कुछ दिन पहले यानी कि 18 अक्टूबर 2021 के अंदर ये एक स्टूडेंट को रिफ्यूज़ल लेटर मिला है, जिसके अंदर इस स्टूडेंट की अगर आप फ़ीस वगैरह देखिए, तभी मैंने इसको स्क्रीन के ऊपर रखा है ताकि आप भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें।
तो इसकी कैश स्टेटमेंट और कोर्स फीस वगैरह, कैश स्टेटमेंट पे जो लिखा हुआ है कोर्स फीस वगैरह, वो सब इतनी बच गई थी कि सिर्फ 5959, मतलब सिर्फ इसने 500 पॉइंट इसकी फ़ीस, 500 पाउंड इसकी फ़ीस बच गई थी, और बाकी इसका लिविंग एक्सपेंस था आउटसाइड लंदन। लेकिन फिर भी इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उसकी रीज़न क्या बनी, इन्होंने नीचे, ये एक मीज़ान बैंक है पाकिस्तान का, उसकी इन्होंने स्टेटमेंट के ऊपर क्लेम किया है ये बात। सबसे पहले तो इसको ये क्लॉज लगाया है, द बैंक लेटर स्टेट्स दैट द अकाउंट हैज़ बीन मेंटेन्ड सिंस 9th of August 2021, however does not disclose what the balance was on that date। ये सबसे पहले तो इन्होंने ये पॉइंट लगाया है कि जो मेंटेनेंस लेटर है वो 9 अगस्त 2021 का ओपनिंग है, बैंक ओपनिंग लेटर, और उसके अंदर उन्होंने ये लिखा नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। ये एक तरह से लेम चीज़ है, क्योंकि जो बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है उस पर कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, सिर्फ ये होता है करेंसी क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, और NIC क्या नंबर, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है। तो ये पॉइंट इन्होंने जस्ट ऐसी लिख दिया है, लेकिन असल जो रीज़न है वो इसके बाद बना है, और उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है, द बैंक statement shows above funds as opening balance in a single line। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ सिंगल लाइन। इन अ सिंगल लाइन का मतलब यही है कि जो मैंने इस स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट देखी है उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं थी, सिर्फ उसने बैलेंस उसके अंदर अपना जो भी रिक्वायर्ड फंड था वो रखवाया, और उस फंड को ना यूज़ किया, ना क्रेडिट किया, ना डेबिट किया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट बनती कैसे है। लेकिन एक पॉइंट आपको अभी बता दूं कि आप अगर 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं तो उसमें आपने हर 15 दिन के, हर 2 दिन के बाद, यानी कि 15 ट्रांजैक्शन, 10 से 15 ट्रांजैक्शन आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपने अंधाधुंध सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन करने के भी तरीके होते हैं। अब 28 दिन की आप दे रहे हैं तो महीने की जो 10 तारीख है या 5 तारीख है उसके अंदर आप एक हैवी अमाउंट ट्रांजेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 लाख 1.5 लाख इतनी डिपॉजिट करवाएंगे, ताकि ये लगे कि ये आपकी सैलरी डिपॉजिट है। और उसके अलावा जो आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो सब छोटी छोटी करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कभी भी राउंड ऑफ फिगर में ट्रांजेक्शन ना करें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1.5 लाख डिपॉजिट कर दिया, 1 लाख क्रेडिट कर दिया, फिर 2 लाख डिपॉजिट कर दिया, ऐसा नहीं करें। 1,99,980 रुपये डिपॉजिट करें, 2,10,512 रुपये क्रेडिट करें। इस तरह से रैंडम फिगर्स होनी चाहिए ताकि एम्बेसी को वेरीफाई करने में आसानी हो। और देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख के ये भी बोल सकते हैं कि ये इतना बड़ा इशू है नहीं जिस पे एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किया है, लेकिन बात दरअसल ये है कि इस स्टूडेंट का पहले भी बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्यूज़ था, तो एम्बेसी ने बहुत गौर से उसको वेरीफाई किया है। तो और एक इसका जॉइंट अकाउंट की भी कहानी थी, स्पॉन्सर अकाउंट के साथ जॉइंट अकाउंट की भी थी, तो 4-5 बातें इसमें साथ मिलके बन रही थी। लेकिन ये जो इन्होंने सिंगल लाइन लिखा है ना, ये आज से पहले किसी रिफ्यूज़ल लेटर में नहीं दिखा और ये आज दिखा है। और एक और लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर उन्होंने सिंगल लाइन का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उस स्टूडेंट का रिफ्यूज़ हुआ है और उसकी स्टेटमेंट जो है वो भी सिंगल लाइन की थी। और नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर पर हम जाते हैं तो उसको देखते हैं। लेकिन बैंक स्टेटमेंट बनाने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन भाई इस बात का ख्याल रखें कि बैंक स्टेटमेंट जब बना रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं तो उसको उस तरीके से करें जो रिक्वायर्ड तरीका होता है। सिर्फ यूके का नहीं, हर मुल्क का एक तरीका होता है, उसमें वो ट्रांजेक्शन्स मांगते हैं और ट्रांजेक्शन कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और रिपीट हो रही है तो वो एक पर्टिकुलर डेट, हर महीने की पर्टिकुलर डेट को होनी चाहिए, और अमाउंट जो है वो रैंडम होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 लाख ही डिपॉजिट हो रहा है, 1 लाख ही क्रेडिट हो रहा है, इसमें रैंडम अमाउंट होनी चाहिए, 991, 992 इस तरह से वैल्यूज़ आनी चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर जो इंडिया के एक स्टूडेंट का है, कनारा बैंक का, और इसके अंदर स्टूडेंट ने फंड्स वगैरह सारे मेंटेन करे थे, और वो फंड जो मेंटेन करे थे वो इन टर्म्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट करे थे। एक फिक्स डिपॉजिट की सूरत में उसने बैंक में पैसा रखा था, और इसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ, उसके ऊपर ये रिजेक्ट हुआ है। तो ये बेसिकली रिफ्यूज़ल लेटर क्रेडिबिलिटी भी आता है और ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट में आता है। तो हम बैंक स्टेटमेंट में इसको बता रहे हैं आपको कि इसमें इन्होंने लिखा है, अ टेलीफोन इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड विद यू ऑन 7 जनवरी 2021। During that interview, you were asked about the funding arrangement for your proposed studies. You confirmed that you were relying on money held in a fixed deposit mentioned above. ठीक हो गया भाई. You were asked if you had any outstanding bank loan. You stated that you did not hold any bank loan.
you were asked if you had a loan against the fixed deposit. तो इस स्टूडेंट ने जब उससे पूछा गया कि आपका कोई लोन है अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसने बोला कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इससे यही साबित हुई, बेसिकली लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एम्बेसी को बता दिया जाए कि लोन लिया जा रहा है तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि एक फ़ंड आपने अलग मेंटेन किया और एक लोन आपने अलग लिया हुआ है। तो इसी उस बेस पे इसका यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया है बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट एट इंटरव्यू। तो लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें बेसिकली एक बात याद रखिएगा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की मैं भी वो भी रिफ्यूज़ल आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर एम्बेसी आपसे इंटरव्यू करती है और इंटरव्यू में पूछ रही है कि आप सुबह नहाए हैं, तो आपने अगर आप नहाए नहीं है, अगर आप नहाए हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं नहाए हूँ, तो ये गलत है। अगर वो ये इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो आपसे सवाल कर रही है, इसका मतलब एम्बेसी को उस बारे में पता है। तो आपने उसी वक्त अपनी बात को मैनिपुलेट करना है और सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, और रीजंस के साथ उसको पहले से प्रिपेयर करके रखें, लेकिन उसको उसी वक्त मैनिपुलेट करना है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि अगर यूनिवर्सिटी कहती है, एम्बेसी कहती है कि आपने ये किया था, वो किया था, तो अगर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब दे नो अबाउट दैट थिंग। तो इस बेस पे इस स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और इसके ऊपर भी 10 ईयर्स का बैन लगा है, क्योंकि इसने फॉल्स स्टेटमेंट दी, यानी कि झूठ बोला है। या तो फॉल्स स्टेटमेंट दें या फॉल्स डॉक्यूमेंट दें, एम्बेसी आपको 10 ईयर्स का बैन लगा देती है। सेक्शन 371 करके ऐसी कुछ इसका होता है आर्टिकल, उसकी बेस पे आपके ऊपर बैन लगा देती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कुछ भी है तो आपने झूठ नहीं बोलना है। ये रिफ्यूज़ल लेटर मैं नीचे तक कर लेता हूँ ताकि आप इसका चाहें तो पढ़ लें सब। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने एम्बेसी को जो है झूठ नहीं कहना है, आपने जो भी चीज़ है वो सच कहनी है। तो ये बेसिकली इसका ये बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा था, क्रेडिबिलिटी में भी आ रहा था, तो दोनों मैंने एक साथ ही बता दिया कि क्रेडिबिलिटी भी अगर उन्होंने सवाल कर लिया है तो इसका मतलब उनको पता चल गई है बात। तो आपने उसी वक्त एट दैट पॉइंट वेरी सडन आपने डिसीजन लेके उसको मैनिपुलेट करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये रिफ्यूज़ल लेटर एक स्टूडेंट का नहीं है, एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स का है। ये बेसिकली पाकिस्तान का एक बैंक था, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, जो सडनली कोविड से पहले तो इस पर वीज़ा वगैरह सब आते थे, लेकिन कोविड के बाद इसके ऊपर इसका फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन वगैरह लगा दिया, जिसकी वजह से जो है इसका पूरा नेटवर्क सिस्टम और इसकी जो पूरा रिकॉर्ड था वो सब ड्रॉप हो गया। अब जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था मार्च मई के अंदर, ये 5 मार्च की डेट है, तो उन स्टूडेंट्स और ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का जिनकी इन बैंक की स्टेटमेंट थी, उन सब का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। लेकिन एम्बेसी ने उन पर कोई बैन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये रीज़न लिखा कि ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक विच दिस ऑफिस हैज़ बीन अनेबल टू सेटिस्फैक्ट्रीली वेरीफाई, यानी कि इस बैंक को कॉन्टैक्ट किया गया और इस बैंक से सेटिस्फैक्ट्रीली वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि एक छोटा बैंक था, ज़्यादा बड़े पैमाने का बैंक नहीं था। तो इस वजह से एम्बेसी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ किया, लेकिन बैन नहीं लगाया कि ताकि वो दोबारा अप्लाई कर सकें। तो ये एक जेनरिक एक रिफ्यूज़ल लेटर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला था ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से, जो ये एक बैंक पाकिस्तान में बंद हो गया था और उसकी बेस पे एम्बेसी ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ किया था। उन्होंने खैर दोबारा अप्लाई किया, उनको दोबारा वीज़ा भी मिले हैं। तो ये बस मैं एक वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, आपके एक्सपीरियंस के लिए, तभी मैंने इसको बस शेयर कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये रिफ्यूज़ल लेटर एक स्टूडेंट का है जिसकी बैंक स्टेटमेंट मैंने देखी थी, तो बैंक स्टेटमेंट भी इसकी 1 लाइन बैंक स्टेटमेंट थी। तो इस चीज़ से आपने बचना है, क्योंकि वेरिफिकेशंस चेक के अंदर वो सिर्फ जब आपकी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती तो वही ये लिख के दे देते हैं कि वी हैव बीन अनेबल टू मेक सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन चेक्स विद दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जितने आप पॉइंट्स देंगे, जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, उतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन पक्की होती है। तो इस स्टूडेंट को जो उन्होंने क्लॉज लगाया वो ये लगाया कि इसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह वेरीफाई करने के लिए डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट बाय दिस ऑफिस टू वेरीफाई दिस डॉक्यूमेंट, द रिजल्ट हैव रिटर्न एज इनकॉन्क्लूसिव ड्यू टू बीइंग अनेबल टू कॉन्टैक्ट दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये यूबीएल बैंक है पाकिस्तान का और काफ़ी अच्छा बड़ा बैंक है, काफ़ी पुराना बैंक है। इस स्टूडेंट का अकाउंट भी सब कुछ जेन्युइन था, फंड भी जेन्युइन थे, लेकिन हुआ ये कि है तो खैर गलती हो जाती है, तो इसका जो बैंक है उससे गलती हो गई थी, वो वेरीफाई नहीं कर पाया, और क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन्स कम थी
तो इस वजह से इसका अकाउंट भी दूसरे तरीक़ों से वेरीफाई नहीं हो पाया। तो और इसका भी ट्रस्ट बैंक से पहले रिफ्यूज़ल था, तो एम्बेसी ने इसको एविडेंस मांगने के उसमें यानी कि इंटरव्यू करने की नौबत नहीं समझी। उन्होंने ये कहा कि आपका पहले भी रिफ्यूज़ था ट्रस्ट पे, इस दफ़ा भी बैंक स्टेटमेंट का इशू आया, तो इस वजह से उन्होंने उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी और इनका वीज़ा जो है एविडेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी और इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये तो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर हमारे जितने भी रिफ्यूज़ल्स थे वो हमने शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की मैं एक बात तो आपको बता ही चुका हूँ कि जब एम्बेसी आपसे सवाल करे तो आप समझ जाएं, आपके दिमाग में उसी वक्त क्लिक करना चाहिए कि उनको वो बात पता है, तो आपने उसको नो नहीं बोलना है। तो हम भी इसके भी रिफ्यूज़ल लेटर थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए चलते हैं। ये एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल लेटर है जिसके ऊपर उसको क्रेडिबिलिटी पे रिफ्यूज़ किया गया और बहुत ही लेम इसकी एक रीज़न था स्टूडेंट की तरफ से। एम्बेसी का तो सॉलिड रीज़न था, स्टूडेंट ने बड़ा लेम इसको आंसर किया। एम्बेसी ने इनसे टेलीफोन इंटरव्यू के ऊपर पूछा कि हु पेड योर द वीज़ा फ़ी, आपकी वीज़ा फ़ी किसने पे करी। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा परेशान होते हैं कि हम वीज़ा फ़ीस और IHS कैसे पे करें, और कंसल्टेंट उनसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेता है सिर्फ वीज़ा फ़ीस पे करने के। तो आप पहले से जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा के, टाइटेनियम कार्ड वगैरह होता है वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा, तो वो कर लेंगे तो आप बासानी अपनी वीज़ा फ़ीस खुद पे कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है वो भी मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट ने इसके बाद कहा आई पेड द फ़ी, इसने बार बार यही बोला आई पेड द फ़ी, आई पेड थ्रू कैश, चेक, ऑनलाइन, इसने बार बार यही बोला कि थ्रू क्रेडिट कार्ड। और जब जब एम्बेसी ने उससे पूछा कि आपने फ़ीस खुद ही पे की, उसने बोला हाँ। फिर एम्बेसी ने पूछा कि आपका कोई जानने वाला बाहर रहता है, तो उसने तब भी नो बोला। लेकिन फिर आखिर में उसने जो है ये बोला कि आई वॉज अनेबल टू पे माई फ़ी इन वन गो फ्रॉम माई ओन कार्ड, सो आई यूज़ माई कज़न कार्ड टू पे फुल वीज़ा फ़ी। और उसका कज़न जो है वो UK के अंदर ही रिज़ाइड करता था और ये उसने एक झूठ बोला जिसकी वजह से जो है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया एम्बेसी ने क्रेडिबिलिटी के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट पे। ये तो शुक्र है कि इनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया, फॉल्स स्टेटमेंट पे वैसे तो बैन भी लगा देते हैं। तो ये इसका पूरा रिफ्यूज़ल लेटर है जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि वीज़ा फ़ी अगर आपने भरी है, जहाँ से भी भरी है, आप उनको एम्बेसी को बता दें, डजेंट मैटर कि आपने कहाँ से भरी है, पूरा आप उसको बता सकते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये एक और स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल लेटर है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर का, और इसके ऊपर जो रिफ्यूज़ल के ऊपर मैं आपको पहले तो पूरा रिफ्यूज़ल लेटर दिखा देता हूँ ताकि आप खुद पढ़ लें। मैंने अगर पूरा पढ़ा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके अंदर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या है उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, और वो स्टूडेंट वो फैसिलिटीज़ नहीं बता पाता, जिसकी बेस पे एम्बेसी उसको ये कहती है कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं और उस चीज़ के लिए जिसका आपको कुछ भी नहीं पता। तो इस बात का ख्याल रखें, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का असल रिफ्यूज़ल लेटर यही है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी आपसे UK के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछती है। तो इसकी अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो गूगल मैप के ऊपर आप डाल के यूनिवर्सिटी की रिसर्च करें कि उसके आस पड़ोस क्या है क्या नहीं है, और चीज़ें याद कर लें ताकि एम्बेसी अगर आपसे पूछे तो आप एज अ फ़न जो है ना जवाब दें कि हाँ भाई उसके सामने ये है, मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, लाइब्रेरी है, मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद पढ़ाई के बाद मैं क्या जॉब करूँगा, मेरा फ्यूचर गोल क्या है। तो ये इस चीज़ का पूरा ख्याल रखिए कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, इसको ज़्यादा मैं डील इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बेसिक तो बैंक स्टेटमेंट ही है, क्रेडिबिलिटी और मिसलेनियस इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी सम अप कर रहा हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो मिसलेनियस मिस्टेक्स है, मिसलेनियस मिस्टेक्स इन एप्लीकेशन। हम उसके भी रिफ्यूज़ल लेटर देखते हैं कि वो क्या होते हैं। आइए चलते हैं हम उसके रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल लेटर है जिसमें ज़्यादा कोई रीज़न नहीं हुआ, बस ये हुआ कि इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ट्यूबरक्लोसिस का यानी कि TB का, वो एम्बेसी पे जो हमारा VFS सेंटर है या तो वो लगाना भूल गया या स्टूडेंट खुद लगाना भूल गया, जिसकी बेस के ऊपर इसका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे सामने मौजूद रहें और उसको डबल चेक करें ताकि वो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो मिसलेनियस के अंदर हमारा ये आ जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा चला गया है, ज़्यादा में तो खैर इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपको क्वेश्चन हो सकता है उसके मुतालिक, और कम चला जाए जिसकी रिक्वायरमेंट है तो उस पर तो ज़ाहिर है मसला होता है।
एम्बेसी इसमें इसको रिलैक्सेशन दे सकती थी दोबारा मांग के, लेकिन इस स्टूडेंट का जो केस स्टडी हुई वो ये हुई थी कि इसने बाद में जब एडमिन रिव्यू फाइल किया तो ये विन कर गया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। ये एक बांग्लादेश के स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल लेटर है जिसके अंदर ये बताया गया है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, एक बांग्लादेश का स्टूडेंट है उसका रिफ्यूज़ल है ये। इसके अंदर इसकी जो भी फ़ीस वगैरह, आप चाहें तो लेटर पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है। इसकी जो भी फ़ीस वगैरह थी, जितनी भी फ़ीस वगैरह थी, इसने वो सब कुछ मेंटेन करी, सब सही था, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट थी। लेकिन इशू इसका ये आया कि इसकी जो फ़ंड थे वो जी, ये जो इसके फ़ंड थे वो बिलो दी रिक्वायर्ड अमाउंट थी, यानी कि इसने फ़ंड वगैरह तो सारी चीज़ें सही रखी, लेकिन फिर बिलो दी रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे हुई, तो ये सारा का सारा इसका मसला आया कैश स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसको जो कैश स्टेटमेंट के ऊपर इसको स्कॉलरशिप अलॉट करी थी वो यूनिवर्सिटी लिखना भूल गई। तो इसके जो 1000, 2000, 3000 जितने की भी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी वो यूनिवर्सिटी ने कैश पे नहीं लिखा, लेकिन एम्बेसी ने तो उसको, जब वो कैश में मौजूद ही नहीं थी स्कॉलरशिप, तो उसको काउंट भी नहीं किया, और उसमें उसका जो बैंक मेंटेनेंस फंड था टोटल वो ऑब्वियसली ड्रॉप हो गया 5-6 लाख रुपए से। तो इस बेस के ऊपर इसका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ किया। तो ये था हमारा आखिरी रिफ्यूज़ल लेटर जो हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को चले एंड करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन एक चीज़ का मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट दे दूं कि जितने भी रिफ्यूज़ल लेटर इस वीडियो के अंदर यूज़ किए गए वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिए गए, फेसबुक, यूट्यूब से, और किसी की इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सपोज नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। इस वीडियो के मुतालिक कोई सवाल हो, कुछ हो, तो मुझे आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।